हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है बिहेवियरलिज्म। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बिहेवियरलिज्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये राजनीतिक दर्शन में परिवर्तन लाया, आखिर इसने राजनीतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में क्या योगदान दिया है। दोस्तों, ये देख लेते हैं बिहेवियरल रेवोल्यूशन की बैकग्राउंड के बारे में। अगर मैं कहूँ कि जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है वो बेसिकली उसमें 18वीं 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक क्रांति हुई उसका काफ़ी योगदान है। अगस्त काम्टे का पॉजिटिविज्म ने व्यवहारवाद को जन्म दिया, क्योंकि दोस्तों ये वो समय था जब दूसरे विज्ञानों सामाजिक विज्ञानों में काफ़ी उन्नति हो रही थी। आप देखिए, इट वाज द टाइम जब न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, कोल्ड वॉर के कंपटीशन के दौरान सोवियत यूनियन और यूएसएसआर में टेक्नोलॉजी में भारी उन्नति। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सर्वे टेक्निक्स में जो एडवांसमेंट आया, वो सारा सब कुछ, तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे सामाजिक विज्ञान थे वो काफ़ी एनरिच हुए और इसका प्रभाव नो डाउट पॉलिटिकल साइंस पर भी पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो संस्थाओं पर जोर देता था, लेकिन इसने साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की कोशिश की। इसने जो व्यवहारवाद है उसने पॉलिटिकल साइंस को एक नॉर्मल साइंस बनाने की कोशिश की, फ्री ऑफ वैल्यू जजमेंट करके उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, नए सिद्धांत बनाने की कोशिश की, और उसने जो पॉलिटिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती थी उसको समझने की कोशिश की, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और यही कारण है, आप देखते हैं कि कैसे आगे चलकर 20वीं शताब्दी के आरंभ में ग्राहम वालास, जो कि एक फेमस पॉलिटिकल विचारक हैं, इनकी एक पुस्तक छपी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो बुक थी, इसमें ग्राहम वालास ने और इसी समय एक और बुक आई आर्थर बंटले की, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों ने कहा कि किस प्रकार से जो ह्यूमन बिहेवियर है वो काफ़ी पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति के लगभग सारे विद्यार्थी जो व्यक्ति का विश्लेषण करने की बजाय संस्थाओं के विश्लेषण पर जोर देते हैं, उससे राजनीति एक तरीके से डेड साइंस हो गई है, डेड पॉलिटिकल साइंस आर्थर बेंटले ने इसको बुलाया। और इन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्थाओं का सैद्धांतिक या कानूनी अध्ययन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे अध्ययन के आधार पर आप कोई सिद्धांत या कोई रिजल्ट निश्चित कर ही नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में भी साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है उनको अपनाया जाना चाहिए, ताकि उनका निरीक्षण किया जा सके, उनका वेरिफिकेशन किया जा सके। और इस तरीके से इन्होंने कहा कि राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको आधार बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने, क्योंकि परंपरावादी दृष्टिकोण का खंडन करके मानव व्यवहार के अध्ययन पर खास करके जोर दिया, इसलिए राजनीतिक शास्त्र में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत कर दी, जिसे मानव व्यवहार पर जोर देने के कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोण का नाम दिया गया। इसमें कुछ और वैज्ञानिकों का काफ़ी योगदान रहा, राजनीतिक वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिसमें आप आगे चलकर पढ़ेंगे कैसे चार्ल्स सी मेरियम है, कैटलीन है, या हर्बर्ट साइमन है, ट्रूमन है, लासवेल, कैटलीन और गैब्रियल आर्मंड, रॉबर्ट डल, डेविड ईस्टन, इस प्रकार काफ़ी वैज्ञानिकों ने आगे चलकर बिहेवियरलिज्म को आगे बढ़ाया। लेकिन जो बिहेवियरलिज्म है इसे समझने के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, वो क्या हैं। इसकी सबसे पहली अजम्पशन या मूल मान्यता ये है कि ये मैक्रो की बजाय माइक्रो स्टडी पर जोर देता है। यहाँ मैक्रो का मतलब है कि जो परंपरागत अध्ययन जो था वो बेसिकली बड़ी लेवल पे फोकस करता था, बड़ी चीज़ों को तुलना करके उनकी स्टडी करता था। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो परंपरागत या ट्रेडिशनल व्यू था वो क्या करते थे, वो राज्य की आपस में तुलना कर देते थे, या संसद है उनकी तुलना कर देंगे, जुडिशरी की तुलना कर देंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तुलनाएं करते थे और उन्हीं को तुलनात्मक राजनीति में पढ़ते थे। जबकि व्यवहारवादियों ने कहा कि
हमें इन मैक्रो इंस्टीट्यूशंस की बजाय उन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए, यानी मैक्रो की बजाय माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी चाहिए। इनकी दूसरी मूल मान्यता थी कि ये साइंटिफिक मेथड पर जोर देते हैं, यानी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में वैज्ञानिक पद्धति को अगर अपनाया जाए तो कुछ यूनिवर्सल लॉज की खोज की जा सकती है, यानी कुछ ऐसी थ्योरीज खोजी जा सकती हैं जो पॉलिटिकल साइंस में सब जगह एक तरीके से अप्लाई हो सकती हैं। व्यवहारवाद की तीसरी मूल मान्यता है कि ये इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करते हैं, यानी ये ज्ञान की समग्रता में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान के कई पहलू होते हैं, यानी अगर आपको व्यक्ति को समझना है तो उसके सारे पहलुओं को समझना होगा। व्यक्ति के केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन कर लेने से आप सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी उसके पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं वो प्रभावित होते हैं। उसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं या उसकी जो कल्चर है या और जो दूसरे उसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी उसके पॉलिटिकल डिसीजंस पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगर आपको व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके दूसरे व्यवहारों का उस राजनीतिक अध्ययन पर कितना प्रभाव पड़ता है उनको भी स्टडी करना ये ज़रूरी मानते हैं। इसके अलावा ये एम्पिरिकल थ्योरी पर जोर देते हैं, यानी अनुभाविक अध्ययन पर जोर देते हैं। यानी इनका मानना है कि केवल उन चीज़ों का अध्ययन किया जाए जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने जो इमेजिनरी चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, उनको छोड़ दिया, उनका अध्ययन को इसमें शामिल न करने पर बल दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो व्यवहारवाद है उसकी बेसिकली 4 मेन अजम्पशंस हैं। ये माइक्रो अध्ययन पर जोर देता है, साइंटिफिक मेथडोलॉजी अप्लाई करने की बात करता है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन यानी इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करता है, और सबसे बड़ी बात ये एम्पिरिकल स्टडी की, एम्पिरिकल थ्योरी की बात करता है। जो व्यवहारवाद है इसकी अगर विशेषताओं की बात करूं तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की बेसिकली 8 विशेषताएं बताई हैं, और ये 8 विशेषताएं हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्मिटी या नियमितता। इनका मानना है कि जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में कुछ न कुछ मतलब एक तरीके से नियमितता पाई जाती है, एक पैटर्न पाया जाता है। क्योंकि आप देखिए ना कि ऐसा क्या कारण है कि एक ही पार्टी जो है वो बार बार नहीं जीतती। यानी एक व्यक्ति चाहे वो एक जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 बार 3 बार से ज़्यादा वो हमेशा क्यों नहीं जनता उसको लाना चाहती है, फिर उसके पीछे क्या रीज़न है। इन चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। या कोई एमपी है, कोई एमएलए है, अगर वो लगातार 15 साल से 20 साल से चुनकर आ रहा है तो आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जनता उसे पसंद करती है, लोग उसे पसंद करते हैं। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं, कुछ रेगुलरिटीज़ या कुछ यूनिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। यानी ये कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें जो फैक्ट्स हैं या आप जो निष्कर्ष निकालें वो वेरीफाइएबल होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उन निष्कर्षों को एक बार अपने लेवल पर वेरीफाई करके देख सके। मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूँ और कहूँ कि भारत के एक चुनाव क्षेत्र में जो सांप्रदायिकता है उसके आधार पर वोटिंग की गई है, तो ऐसी अवस्था में जो वोटिंग है उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और यदि ये कहें कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका निर्माण आप गुण दोष के आधार पर ना करके राजनीतिक घटकों के अनुपात के आधार पर करते हैं, यानी आपका जो उसमें सहयोगी हैं, जो आपको सरकार बनाने में हेल्प कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं, तो इन तथ्यों का सत्यापन बहुत इजीली किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी दूसरी जो व्यवहारवाद की विशेषता है वो है वेरिफिकेशन। तीसरा है टेक्निक या तकनीक या प्रविधियाँ।
इसका मानना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सल साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसको सब लोग रिलाई करें, जिसके ऊपर सभी विश्वास करें। जैसे कि आप सर्वे मेथड अपना सकते हैं, क्वेश्चनर मेथड अपना सकते हैं, दूसरे मैथमेटिकल जो सिस्टम्स हैं या दूसरे एनालिटिकल प्रोसेसेस जो हैं उनका सहारा लेके आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप उनका एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से करेंगे और उसके जो परिणाम निकलेंगे उसके आधार पर आपको जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उससे आप एक बेटर डिसीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात करते हैं, चौथी जो विशेषता बताते हैं वो है क्वांटिफिकेशन या एक तरीके से परिमाणीकरण। यानी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है एक तरीके से उसको नापा तोला जा सके, कुछ इस प्रकार की विधियाँ जो हैं वो डेवलप की जानी चाहिए ताकि उसमें व्यक्ति की जो वैल्यूज़ हैं उसके आधार पर किसी चीज़ को अच्छा बुरा बताने की बजाय वो एक्चुअल में जब उसकी विशेषताएं हैं वो सामने आ सके। इसके अलावा पांचवी विशेषता है वैल्यू फ्री साइंस बनाना। यानी व्यवहारवादियों का मानना है कि जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करे वो अपने अध्ययन विषय से अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को अलग रखे। यानी उसका जो पर्सनल वैल्यू है, जो मानना है, वो उसके निष्कर्षों को प्रभावित ना करे। सपोज करिए कि अगर कोई एक हिंदू व्यक्ति है और अगर वो मुसलमानों के ऊपर स्टडी करता है और पहले से उसकी मुसलमानों के बारे में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव धारणा है तो वो धारणा उसके निष्कर्षों में जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि वो वैल्यू फ्री होगी। वो क्या सोचता है वो उसके निष्कर्ष ना हो करके एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो उसके अध्ययनों में लगे। यानी कि ये जो स्टडी है वो वैल्यू फ्री स्टडी है। इसके अलावा ये छठी विशेषता बताते हैं सिस्टमेटाइजेशन यानी कि क्रमबद्धीकरण। यानी इसका कहना है कि जो रिसर्च की जाए पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में वो एक सिस्टमेटिक रिसर्च होनी चाहिए। यानी उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा ये राजनीतिक विज्ञान को प्योर साइंस बनाने की कोशिश करते हैं, उसे विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्यों, हालांकि ये जो वास्तविक समस्याओं के हल के विरोधी नहीं है लेकिन फिर भी अपने सिद्धांत और निष्कर्षों की वैज्ञानिकता लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसकी आठवीं विशेषता है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। यानी व्यवहारवादियों की एक विशेषता ये भी है कि ये स्वीकार करते हैं कि जितने भी सोशल साइंसेज हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित हैं। और क्योंकि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें दूसरे जो उसके व्यवहार हैं वो भी उसे इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें दूसरे सामाजिक विज्ञानों से भी सहायता लेनी चाहिए। यानी ये व्यवहारवाद जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को अपनाने पर जोर देता है। इस प्रकार आपने देखा कि डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की कैरेक्टरिस्टिक बताई वो कैसे राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान बनाने के लिए उसमें यूनिफॉर्मिटी, वेरिफिकेशन टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू फ्री, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस या इंटीग्रेशन की बात करता है। लेकिन दोस्तों आगे चलकर ये जो व्यवहारवादी अवधारणा थी वो फेल हो गई या उसमें कुछ कमियां थी वो सामने आई। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि इट पॉइंट आउट दैट नो ऑब्जर्विंग बिहेवियर बट रिपोर्ट ऑफ पीपल्स बिहेवियर। यानी ये सिर्फ जो है वो बताता है, व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है ये तो ये बताता है, लेकिन उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए ऐसा कोई आदर्श उसके सामने नहीं रखता। इसके अलावा ये जो यूज़फुल जनरलाइजेशन कोई हमारे सामने नहीं ला पाया। यानी ये नेचुरल साइंसेस की तर्ज पर जो इसको पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने निकला उसमें ये फेल हो गया। और दोस्तों ये एक आप मान के चलिए कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम बात करते हैं कि जब पूरा यूरोप जो है वो युद्ध की ज्वाला में दधक रहा था,
तब जिस प्रकार से राजनीतिक वैज्ञानिक अपनी कक्षाओं में बैठे प्लेटो और अरस्तु पर भाषण दे रहे थे, जिस प्रकार से जब पूरा देश नाजीवाद, फांसीवाद या साम्यवाद के आक्रमणों को देख रहा था, उस समय जिस प्रकार से राजनीतिक वैज्ञानिक के प्रोफेसर जो थे वो आपको कहीं अध्यक्षात्मक या तो कहीं मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना करते नजर आ रहे थे, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से जो चुनौतियां मिली उसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए, उसके लिए वो अपने पुस्तकालयों से, अपनी कक्षाओं से बाहर नहीं निकले, और जिसकी वजह से ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन आई थी। कुछ ऐसा ही खुद बिहेवियरल रेवोल्यूशन में आ गया। ये अपने आप को साइंटिफिक बनाने की दौड़ में इतना आगे निकल गए, इतना आगे चले गए कि राजनीतिक को इन्होंने प्योर साइंस बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये भूल गए कि ये एक सोशल साइंस है। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हर वक्त बदलता रहता है, और क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ऐसे में आप कैसे इसे एक नेचुरल साइंस की तर्ज पर साइंस बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये अपने को साइंस बनाने में जब लगा, उस समय कैसे वियतनाम वॉर हो, चाहे वो यूएस इंस्टीट्यूशंस में क्राइसिस की समस्या हो, या कंजर्वेटिज्म का एक बार इसके ऊपर फिर से आरोप लगाने का प्रोसेस हो, या आप देखेंगे किस प्रकार से जो और दूसरी समस्याएं थी वो उस समय के सिनेरियो में उभरी। और यही कारण था कि डेविड ईस्टन को बिहेवियरलिज्म को छोड़कर पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नारा देना पड़ा, यानी उसको स्वीकार करना पड़ा कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसे आप वैल्यू फ्री कभी बना ही नहीं सकते, उसमें वैल्यूज़ का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो वैल्यू फ्री नहीं हो सकती, और इसने वैल्यू फ्री बनाने की कोशिश की, ये इसकी एक अपनी सीमा थी। इसके अलावा जो इसका जो फोकस था बेसिकली वो सिर्फ मेथडोलॉजी के ऊपर था, और इसने सोसाइटी की एक्चुअल प्रॉब्लम्स से खुद को अलग कर लिया था, यानी व्यवहारिक परिदृश्य से अलग कर लिया था। केवल मेथड्स पे फोकस होने की वजह से भी ये बहुत आगे तक नहीं जा पाया, और इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश हुई। यही कारण है कि 1969 में खुद डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। लेकिन फिर भी बिहेवियरलिज्म की हमें कुछ देन है, उसकी कुछ लेगेसीज हैं, और ये लेगेसीज क्या हैं? सबसे पहले तो इसने पॉलिटिकल साइंस को थ्योरी ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की, यानी इसने इस बात को महसूस किया कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसी थ्योरीज होनी चाहिए जिनके आधार पर आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कुछ तथ्यों को आसानी से समझ सकते हैं, जो सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों के काम आ सकें। इसके अलावा ये थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस बना, इसने अपने मेथडोलॉजी में सुधार लाने की कोशिश की, तो इसका श्रेय भी व्यवहारवादियों को ही जाता है। इसने सबसे बड़ी सेवा राजनीतिक विज्ञान की ये की कि इसने राजनीतिक विज्ञान को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बताया। इसने कहा कि कैसे जो ज्ञान है वो समग्र है, कैसे उसकी अलग अलग एस्पेक्ट्स होती हैं, और कैसे उसका एक पहलू दूसरे पहलू को जो है प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आज अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की बात करते हैं तो इसमें व्यवहारवादियों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा आप देखें कि आज भी जो इसकी मेथडोलॉजी है उसमें रैशनल चॉइस जो है या उसकी डिज़ायर है कि वो अपने आप को जितना ऑब्जेक्टिविटी के साथ ला सके, इसमें जितना कम बायसनेस को कम कर सके, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बिहेवियरलिज्म की देन है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार 5 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने बिहेवियरलिज्म के इसका जन्म होने की बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उस टाइम पे लगभग सभी फील्ड्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर रही थी, तो इसी का प्रभाव जो है वो पॉलिटिकल साइंस पर भी पड़ा, और इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड अपनाने की कोशिश की और ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की। किस प्रकार से जो ग्राहम वालास और आर्थर बेंटले की जो पुस्तकें 1908 में प्रकाशित हुई, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि राजनीति में इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करने की बजाय उन इंस्टीट्यूशन में रहने वाले, उन इंस्टीट्यूशन से
प्रभावित होने वाले या उन इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये 4 असम्पशंस को लेकर चले कि मैक्रो की बजाय इन्होंने माइक्रो स्टडी पर जोर दिया, इन्होंने साइंटिफिक मेथड को ज़रूरी बताया, कैसे इन्होंने नॉलेज को इंटीग्रेटेड बताया और उसके इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर जोर दिया, कैसे ये एम्पिरिकल थ्योरी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके अलावा डेविड ईस्टन की 8 कैरेक्टरिस्टिक जो व्यवहारवाद की बताई गई वो हमने देखी। फिर हमने देखा कि जो व्यवहारवाद है वो कैसे फेल हो गया, कैसे उसने इसे वैल्यू फ्री बनाने की कोशिश की जो संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा ये इसे प्योर साइंस बनाना चाहते थे जो कि नेचुरल साइंसेस के तौर पर हो नहीं सकता, और क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन है और ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता, हमेशा एक सा नहीं रहता। इसके अलावा इन्होंने व्यवहारवाद को एक तरीके से मेथडोलॉजी पे इतना अधिक ध्यान दिया कि उसे व्यवहारिक परिदृश्य से अलग कर दिया, और इसलिए ये एक्चुअल प्रॉब्लम से क्योंकि कट गया था तो इससे थोड़ा सा कम रेलेवेंट हुआ, और यही कारण था कि आगे चलकर इसमें जो है चेंज की गुंजाइश हुई या इसमें एक सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई, और बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नारा दिया गया। लेकिन फिर भी बिहेवियरलिज्म ने एटलीस्ट ये तो किया ही कि इसने एक तरीके से एक ऐसी यूनिफॉर्म थ्योरी के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जिसे हर जगह हर समय लगभग सभी विचारकों द्वारा स्वीकार किया जा सके। इसने इस डिसिप्लिन में एक तरीके से साइंटिफिक मेथडोलॉजी अपनाने की कोशिश की। इस सब्जेक्ट को अगर किसी ने अंतर विषय के इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की तो वो व्यवहारवाद ही था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवहारवाद जो था, हालांकि उसमें कई कमियां रही लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हमें काफ़ी देन रही। तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या पोस्ट बिहेवियरलिज्म में सुधार था या बिहेवियरलिज्म के खिलाफ एक नई क्रांति थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।